नमस्कार। आज हम दो बड़े ही दिलचस्प और ज़रूरी मुद्दों पर थोड़ी गहरी बातचीत करने वाले हैं। पहला, इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसके विचारों को मिला है और क्यों, है ना। समझेंगे कि कैसे ये नए आइडियाज़ मतलब दुनिया की तरक्की की कहानी लिखते हैं। और दूसरा मुद्दा है भारत और कनाडा के रिश्तों का। पिछले कुछ वक्त से थोड़ी खींचतान सी चल रही थी, पर अब लगता है कि दोनों देश फिर से करीब आ रहे हैं। तो चलिए इन दोनों विषयों की परतें खोलते हैं, जरा समझते हैं कि इनके मायने क्या हैं। तैयार हैं? शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये दोनों विषय भले ही अलग लगे, पर हाँ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एक तरफ हम समझेंगे कि लंबे समय में देश कैसे तरक्की करते हैं, उसका क्या फंडा है, और दूसरी तरफ देखेंगे कि आज की दुनिया में देशों के रिश्ते कैसे बनते बिगड़ते हैं और उनकी बुनियाद क्या होती है। हाँ, तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। इस साल अर्थशास्त्र का सम्मान, जैसा आपने कहा, आधा मिला है जोएल मोकिर को और बाकी आधा फिलिप अगियन और पीटर हॉविट को। मोकिर का काम एक बड़े सवाल से शुरू होता है ना, कि भाई हजारों सालों तक इंसानियत ने कमाल की चीजें की, पिरामिड बनाए, महाभारत लिखी गई, ताजमहल गढ़ा, लेकिन आम इंसान की जिंदगी में मतलब आर्थिक तरक्की वो बहुत धीमी थी, लगभग रुकी हुई सी। फिर अचानक पिछले 200-250 सालों में ऐसा क्या हो गया कि तरक्की की रफ्तार एकदम से मतलब रॉकेट जैसी तेज हो गई, जैसे कोई हॉकी स्टिक हो, पहले सीधी लाइन फिर एकदम ऊपर। बिल्कुल सही सवाल है। और मोकिर जो एक आर्थिक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की है। उन्होंने पुराने जमाने के दस्तावेजों को देखा, उन्हें खंगाला और पाया कि 1800 से पहले ज्ञान ज्यादातर कैसे वाला था। कैसे वाला मतलब बढ़ई जानता था लकड़ी कैसे काटनी है, लोहार जानता था लोहा कैसे पिघलाना है। ये तजुर्बे से सीखा हुआ ज्ञान था, उस्ताद शागिर्द परंपरा वाला, प्रैक्टिकल नॉलेज। अच्छा, समझ गया, नुस्खे जैसा। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन फिर यूरोप में 16वीं-17वीं सदी में आया प्रबोधन काल, एनलाइटनमेंट। एक नया दौर शुरू हुआ जहां लोगों ने कहा कि भाई हम दुनिया को प्रयोगों से, तर्क से समझेंगे, सिर्फ पुरानी मान्यताओं से नहीं। और यहीं से क्यों वाले ज्ञान पर जोर बढ़ा। क्यों वाला ज्ञान? हाँ, यानी सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि लोहा कैसे पिघलता है, बल्कि ये समझना कि क्यों पिघलता है, उसके पीछे के साइंटिफिक सिद्धांत क्या हैं। और जब ये क्यों वाला ज्ञान कैसे वाले ज्ञान से मिला ना, तो समझिए कमाल हो गया। अच्छा, तो ये कैसे और क्यों का मेल ही असली मतलब जादू था। जैसे जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन को सिर्फ ठीक नहीं किया, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने समझा कि भाप की शक्ति क्यों और कैसे काम करती है। वो प्रेशर और वैक्यूम के सिद्धांत समझे और इसी समझ से वो इतना बढ़िया कुशल इंजन बना पाए जिसने औद्योगिक क्रांति की नींव रख दी। एकदम सही। या जैसे भारत में हरित क्रांति आई, जब वैज्ञानिकों ने समझा कि अच्छी फसल के लिए मिट्टी को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम क्यों चाहिए, बिल्कुल, तभी तो सही खाद बनी। तो ये सिर्फ जुगाड़ नहीं था, बल्कि गहरी समझ थी। बिल्कुल सही कहा आपने। मोकिर ने इसी को यूजफुल नॉलेज कहा, मतलब उपयोगी ज्ञान। लेकिन उन्होंने एक और बहुत जरूरी बात कही, क्या? कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है, समाज का उस ज्ञान को अपनाने के लिए, बदलाव के लिए तैयार होना भी उतना ही जरूरी है। इसे कह सकते हैं खुलापन, ओपननेस टू चेंज। हाँ, खुलापन। हाँ, क्योंकि देखिए, नई तकनीकें अक्सर पुरानी व्यवस्थाओं को चुनौती देती हैं, उन्हें हटाती हैं। जिसे अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पीटर ने कहा था क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, रचनात्मक विनाश। हाँ, ये तो होता ही है। जैसे कार आई तो तांगे वालों का काम कम हो गया, बिल्कुल। कंप्यूटर आए तो टाइपराइटर बनाने वाले पीछे रह गए। हाँ, और मोकिर यही दिखाते हैं कि अगर समाज इस बदलाव को रोकता है, मान लीजिए उन लोगों के दबाव में आ जाता है जिनका पुरानी व्यवस्था से फायदा जुड़ा है, तो फिर तरक्की रुक जाती है। ठीक है। प्रबोधन काल के बाद यूरोप का समाज नए विचारों और बदलावों को अपनाने के लिए ज्यादा तैयार था, ज्यादा खुला था। उन्होंने हमेशा उन कारीगरों की नहीं सुनी जो नई मशीनों का विरोध कर रहे थे, जैसे इंग्लैंड के लुडाइट्स, या उन लोगों की जो पुरानी व्यवस्था बनाए रखना चाहते थे। समाज ने नए आइडियाज को जगह दी। ठीक है। तो मुखीर ने बताया कि तरक्की के लिए उपयोगी ज्ञान और समाज का खुलापन जरूरी है। समझ गया। अब आते हैं अगियान और होविट पर। उन्होंने इस कहानी में क्या नया जोड़ा, उनकी क्या बात थी? हाँ, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास, एक पैराडॉक्स देखा कि जब हम किसी देश की पूरी अर्थव्यवस्था को ऊपर से देखते हैं, मैक्रो लेवल पर, ठीक है, तो सब ठीक ठाक सा, स्थिर सा लगता है। जैसे मान लीजिए 5-6% की विकास दर चल रही है, बेरोजगारी का एक लेवल है वगैरह।
लगता है जैसे सब शांत है, हाँ लगता तो है। लेकिन जब आप अंदर झांकते हैं कंपनियों के लेवल पर, कामगारों के लेवल पर, यानी माइक्रो लेवल पे, तो वहाँ भारी उथल-पुथल मची होती है, जबरदस्त हलचल। अच्छा, कैसे? मिसाल के तौर पे अमेरिका में अंदाजा लगाइए, हर साल करीब 10% कंपनियां बंद हो जाती हैं। 10% हर साल? जी हाँ, लाखों नौकरियां चली जाती हैं, पर साथ ही लगभग उतनी ही नई कंपनियां खुलती भी हैं और नई नौकरियां पैदा भी होती हैं। तो सतह के नीचे एक तरह का तूफान, एक चौन चलता रहता है। अरे वाह, ये तो गजब की बात है। ऊपर से शांति, अंदर से इतनी हलचल। हाँ, और अगेन और होविट ने यही दिखाया कि ये जो अंदरूनी उथल पुथल है ना, ये कंपनियों का बनना बिगड़ना, यही दरअसल देश की बाहरी स्थिरता और लगातार तरक्की का इंजन है। अच्छा, ये कैसे? उनका मॉडल ये समझाता है कि कंपनियां हमेशा कुछ नया करना चाहती हैं, इनोवेशन। क्यों? ताकि वो बाजार में अपनी धाक जमा सकें, एक तरह का एकाधिकार, मोनोपोली बना सकें और ज्यादा मुनाफा कमा सकें। जैसे किसी जमाने में नोकिया का मोबाइल फोन बाजार में दबदबा था, एक छत्र राज था लगभग उनका। बिल्कुल। और ये दबदबा बनाने के लिए कंपनियां क्या करती हैं? वो रिसर्च और डेवलपमेंट, R&D में भारी पैसा लगाती हैं, नई तकनीकें खोजती हैं, नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और जब वो कामयाब होती हैं तो सरकार उन्हें पेटेंट देती है। यानी कुछ समय के लिए उस नई चीज को बनाने का अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास, ये उनका इनाम होता है। लेकिन नोकिया का राज हमेशा तो नहीं रहा। फिर एप्पल आया, आईफोन लेकर, टच स्क्रीन, एप्स, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। नोकिया उसे समझ नहीं पाया शायद, या नजरअंदाज कर दिया, और देखते ही देखते कुछ ही सालों में नोकिया बाजार से लगभग बाहर हो गया। ये हुआ वो रचनात्मक विनाश। एकदम सटीक उदाहरण, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। और फिर क्या हुआ? एप्पल को टक्कर देने सैमसंग आ गया, गूगल अपने एंड्रॉइड के साथ आ गया। तो ये सिलसिला चलता रहता है। कंपनियां इनोवेशन करती हैं, कुछ समय के लिए आगे निकलती हैं, फिर कोई और नई चीज लेकर आता है। यही बाजार की गति है। ऑरेगन और हॉविट ने गणितीय मॉडल बना के दिखाया कि ये सब चीजें, कंपनियों की R&D, लोगों की बचतें जो R&D के लिए पैसा देती हैं, ब्याज की दरें, पेटेंट के कानून, देश की विकास दर, ये सब आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, और कैसे इसी अंदरूनी दौड़ और उथल-पुथल से देश को टिकाऊ, सस्टेन्ड आर्थिक तरक्की मिलती है। तो मतलब इन सब बातों का निचोड़ क्या है? सरकारों के लिए या आम लोगों के लिए इसमें क्या सबक है? देखिए, पहला सबक तो ये है कि सरकारों को कंपनियों को R&D के लिए मदद देते वक्त थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आंख बंद करके पैसा लुटाना या टैक्स में छूट देना हमेशा सही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप ऐसी कंपनी की मदद कर रहे हो जो वैसे भी डूबने वाली है, या जो पुरानी पड़ चुकी तकनीक पर ही काम कर रही है। ऐसा करना एक तरह से उस रचनात्मक विनाश की जरूरी प्रक्रिया में रुकावट डालना होगा, और ये लंबी अवधि की तरक्की के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा सबक? दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी सबक है सामाजिक सुरक्षा कवच का महत्व, सोशल सेफ्टी नेट। सोशल सेफ्टी नेट। हाँ, देखिए, अगर नई तकनीकें आने से लोगों की नौकरियां जाती हैं, जैसे आजकल AI को लेकर डर है लोगों में। हाँ, बिल्कुल है। तो लोग स्वाभाविक तौर पर बदलाव का विरोध करेंगे, क्यों ना करें। समाज नई चीजों को, इस रचनात्मक विनाश को तभी आसानी से अपना पाएगा जब लोगों को ये भरोसा हो कि चलो, अगर नौकरी चली भी गई तो कुछ समय के लिए आर्थिक मदद मिलेगी, जैसे बेरोजगारी भत्ता, या उन्हें नई स्किल सीखने का मौका मिलेगा, या उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा, जैसे स्वास्थ्य बीमा योजनाएं होती हैं। हाँ, ये बात तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो एक समझदार सरकार इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का भी इंतजाम करती है। दोनों में संतुलन साधना बहुत जरूरी है। बहुत खूब। तो कुल मिलाकर तरक्की का नुस्खा हुआ उपयोगी ज्ञान प्लस बदलाव का हौसला, मोखिर की बात, और साथ में कंपनियों की आपसी रेस प्लस लोगों के लिए सुरक्षा कवच, अज्ञान और होविट। क्या बात है, ये तो हुई अर्थशास्त्र की बातें। चलिए अब थोड़ा गियर बदलते हैं, आते हैं अपने दूसरे विषय पर, भारत और कनाडा के रिश्ते। पिछले दिनों कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत आई थी, और ये दौरा इसलिए अहम है क्योंकि करीब 1 साल से दोनों देशों के रिश्तों में काफी तनाव था। ऐसा लग रहा है कि अब शायद बर्फ पिघल रही है। हाँ, उम्मीद तो यही है। सबको याद होगा पिछले साल क्या हुआ था। कनाडा के तब के प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो। हाँ। उन्होंने कनाडा की संसद में खड़े होकर भारत सरकार पर उनके एक नागरिक हरदीप सिंह निज्जर, जो खालिस्तानी समर्थक माना जाता था, उसकी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। ये बहुत ही गंभीर आरोप था। बहुत गंभीर। और इसके बाद दोनों देशों ने
एक दूसरे के राजनयिकों को निकाल दिया था और रिश्ते बहुत ही खराब हो गए थे। हाँ, वो रिश्तों के लिए वाकई एक बहुत मुश्किल दौर था। लेकिन अब जैसा आपने कहा, हालात बदलते दिख रहे हैं। इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण नजर आते हैं मुझे। क्या? पहला तो है कनाडा की अंदरूनी राजनीति में बदलाव। वहाँ अब नए प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्ने, तो लगता है कि नई सरकार शायद पिछली सरकार की कुछ नीतियों से या उस टकराव वाले रवैये से थोड़ा अलग हटकर रिश्ते सुधारना चाहती है। इसका संकेत हमें जून में G7 समिट में भी मिला था, जब प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के नए प्रधानमंत्री कार्ने की मुलाकात हुई थी। उसे एक नई शुरुआत की कोशिश की तरह देखा गया था। अच्छा। और दूसरा बड़ा कारण है मेरे ख्याल से बदलता हुआ वैश्विक माहौल। दुनिया बदल रही है। अमेरिका की नीतियां खासकर ट्रंप के दोबारा आने की संभावना के बाद थोड़ी अनिश्चित सी हो गई हैं। तो कनाडा भी ये महसूस कर रहा है कि सिर्फ एक देश यानी अमेरिका पर निर्भर रहना शायद ठीक नहीं है। उन्हें अपने व्यापारिक और कूटनीतिक साझेदार बढ़ाने होंगे, दुनिया में नए दोस्त बनाने होंगे। और इस नजरिए से देखें तो भारत, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, एक अहम लोकतांत्रिक देश, कनाडा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो है। इसीलिए शायद कनाडा की विदेश मंत्री का ये भारत दौरा हुआ है। और जाहिर है आर्थिक रिश्ते तो अपनी जगह हैं ही। व्यापार भले ही अभी कोई बहुत ज्यादा नहीं, शायद 10 अरब डॉलर के आसपास है। हाँ, अभी उतना ही है, लेकिन इसे बढ़ाने की संभावना तो बहुत है। और कनाडा के बड़े बड़े पेंशन फंड, वो तो भारत में अरबों डॉलर लगा रहे हैं, सड़कों में, बिजली में, नए जमाने की कंपनियों में, स्टार्टअप्स में। बिल्कुल, निवेश काफी आ रहा है। और फिर कनाडा में 18 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। वहाँ की आबादी का लगभग 5%। ये तो दोनों देशों को जोड़ने वाला एक बहुत मजबूत पुल है। शायद इसीलिए विदेश मंत्री मुंबई भी गई, जो भारत की आर्थिक राजधानी है। ये सब बातें बिल्कुल सही है। आर्थिक रिश्ते, लोगों के बीच के रिश्ते, ये सब नींव का काम करते हैं। हाँ। लेकिन रिश्ते पूरी तरह पटरी पर लाने के लिए उस चीज को फिर से बनाना होगा जो निज्जर मामले के बाद टूट गई थी, और वो है भरोसा, ट्रस्ट। हाँ, भरोसा। भारत की हमेशा से ये चिंता रही है, और ये कोई नई बात नहीं है, कि कनाडा अपनी धरती पर कुछ खालिस्तानी चरमपंथी तत्वों को पनपने देता है, उन्हें हॉटडॉग करने देता है, जो वहाँ बैठकर भारत विरोधी भावनाएं भड़काते हैं और यहाँ तक कि हिंसा की बातें भी करते हैं। हाँ, ये शिकायत तो पुरानी है। और भारत का मानना रहा है कि कनाडा की सरकारें इस पर उतनी सख्ती नहीं करती जितनी करनी चाहिए। शायद वोट बैंक की राजनीति के कारण, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर थोड़ी ढिलाई बरतती हैं। भारत का स्टैंड तो यही रहा है कि नफरत फैलाना और हिंसा की वकालत करना ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता। बिल्कुल। तो इसी भरोसे की कमी को दूर करना अब सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन यहाँ एक ताजा घटनाक्रम थोड़ा दिलचस्प है। क्या? हाल ही में कनाडा की पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है, और उनमें इंद्रजीत सिंह घोसाल नाम का एक व्यक्ति भी शामिल है, जिसे खालिस्तान समर्थक समूह 6 फॉर जस्टिस यानी SFJ का आयोजक बताया जा रहा है। ये SFJ भारत में बैन है। अच्छा, ये तो नई बात है। हाँ, तो इन गिरफ्तारियों को भारत में एक सकारात्मक संकेत की तरह देखा जा रहा है। हो सकता है ये दिखाता हो कि कनाडा की नई सरकार इस मुद्दे को लेकर शायद पहले से ज्यादा गंभीर है। देखना होगा। तो आगे का रास्ता क्या है? रिश्ते कैसे और मजबूत हो सकते हैं, क्या लगता है? देखिए, आगे बढ़ने के लिए 2 बातें मुझे अहम लगती हैं। पहली, कनाडा की अपनी एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए उनकी एक खास रणनीति है। और आज दुनिया का सारा ध्यान, चाहे वो भू राजनीति हो या अर्थव्यवस्था, इसी क्षेत्र पर है। हाँ, ये तो है। और इस क्षेत्र में भारत के बिना कोई भी रणनीति अधूरी है। तो भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखना एक तरह से कनाडा की जरूरत भी है। ये सिर्फ चाहत नहीं, जरूरत है। सही बात है। और दूसरी बात ये कि दोनों देशों को भविष्य में ऐसे संकट दोबारा ना आए, या आए तो उनसे कैसे निपटा जाए, इसके लिए बेहतर संवाद और समस्या समाधान के तरीके बनाने होंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, जैसे शायद दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच सीधी बातचीत की कोई हॉटलाइन हो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ताकि कोई भी गंभीर मुद्दा पब्लिक में आने और रिश्ते बिगाड़ने से पहले ही पर्दे के पीछे बातचीत से सुलझाया जा सके। सही कहा। दुनिया में वैसी इतनी उथल पुथल मची हुई है, अमेरिका चीन का तनाव है, रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। ऐसे में भारत और कनाडा जैसे लोकतांत्रिक देशों का साथ आना, मिलकर काम करना दोनों के हित में है। तो ये दौरान निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है कि इससे भरोसे की बहाली होगी और रिश्ते और गहरे होंगे।
तो आज हमने 2 बड़े मुद्दों पर बात की। पहले हमने समझा कि आर्थिक तरक्की के लिए सिर्फ आविष्कार ही काफी नहीं है, बल्कि उपयोगी ज्ञान और उस ज्ञान को अपनाने वाला खुला समाज भी चाहिए। बिल्कुल। साथ ही ये भी देखा कि कंपनियों के बीच की वो दौड़, वो रचनात्मक विनाश तरक्की तो लाती है, पर उसके साथ आम लोगों के लिए सुरक्षा कवच होना भी कितना जरूरी है। और फिर हमने भारत कनाडा रिश्तों के बहाने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे आपसी जरूरतों पर, अंदरूनी राजनीति पर और सबसे बढ़कर भरोसे पर टिके होते हैं, और कैसे बिगड़े हुए रिश्तों को भी सही नीयत और कोशिशों से सुधारा जा सकता है। यहाँ एक बात शायद सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम लोग, जो शायद दोनों चर्चाओं को कहीं ना कहीं जोड़ती है, कि कोई देश या समाज अपने अंदर वो उपयोगी ज्ञान और बदलाव के लिए खुलापन कैसे पैदा करे जो उसे आर्थिक रूप से आगे बढ़ाए, और साथ ही वो बाहर की दुनिया में दूसरे देशों के साथ वो भरोसा और सहयोग कैसे बनाए रखे जो आज की इस जटिल दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। वाह! मतलब अंदरूनी गतिशीलता और बाहरी सहयोग, इस संतुलन को साधना, यही शायद आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ये सवाल वाकई सोचने लायक है। जबरदस्त पॉइंट। उम्मीद है कि आज की ये बातचीत हमारे सुनने वालों को जानकारी भरी और दिलचस्प लगी होगी। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नए विषयों के साथ, ऐसी ही गहरी और मजेदार चर्चा के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।